वेलकम स्टूडेंट्स अगेन फॉर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री रिवीजन लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का। अमीनो एसिड्स तक हम लोग आए थे। आज बायोमोलिक्यूल जो है वो कंप्लीट करने का तो एक इरादा है मेरा कि बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट किया जाए आज के दिन। उसमें कुछ असाइनमेंट्स आपको भी मिलेंगे, जैसे कुछ पार्ट रीड करना है, ठीक है। उस पार्ट में से जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो पॉइंट्स अभी मार्क करके रखने हैं। So please keep your textbook along with you, which is very very important, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल्स आज ख़त्म हो जाएगा, तो अभी मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ कि अभी एक्चुअल में डिस्कशन हमारा इस तरीके से हुआ है, मतलब सर के साथ, कि पॉलीमर का टॉपिक जो है वो प्रायोरिटी पे होगा बायोमोलिक्यूल्स के बाद। बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर लगभग थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, बट ठीक है कि पॉलीमर का टॉपिक इसके बाद हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा भी मानना है और सर भी यही बोल रहे हैं। तो पॉलीमर भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे इसके बाद ना। उसके बाद होगा अल्डिहाइड कीटोन्स का टॉपिक होगा। उसके बाद आएगा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड ऑब्वियसली लास्ट में होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स। एंड टू द मोस्ट लास्ट अगर आप देखो तो वहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिटेलिंग है, थियोरेटिकल पार्ट है। आपको ज़्यादा ये करना पड़ेगा कि वहाँ पे मैं जो भी टिक मार्क करके दे रही हूँ वो टिक मार्क ही आपको वहाँ पे अच्छे से करने हैं एमसीक्यू में। बिकॉज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो पार्ट है वो पार्ट हम इतना डिटेलिंग उसका नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इफ़ यू सी टी पॉइंट ऑफ व्यू। बट एक दो मार्क्स भी है तो वो भी नहीं जाने चाहिए हमारे, इसलिए वो भी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। मतलब ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है, दिस सीक्वेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। अब इसके आगे ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। नाउ बायोमोलिक्यूल्स का ये जो टॉपिक है हम लोग आए थे, आई थिंक सो अमीनो एसिड्स जो है वहाँ तक हम लोग आगे पहुँचे थे। अमीनो एसिड्स क्या है? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अब अल्फ़ा अमीनो एसिड किसे कहा जाता है? मैंने पहले ही आपको कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है उसके बिल्कुल बगल में जो नेक्स्ट टू इट एडजेसेंट कार्बन जो होता है वो अल्फ़ा कार्बन है। और उस पर्टिकुलर अल्फ़ा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड रहते हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहा जाता है। इफ़ यू जस्ट रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन विद द अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, देन इट विल बी योर अल्फ़ा अमीनो एसिड। सो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होगा यहाँ पे, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेलिंग देखा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस तरीके से वहाँ पे अमीनो एसिड जो होता है वो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है। अमीनो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसका, उसमें वो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है। बच्चों ये मैंने बताया है, डायपोलर आयन है वहाँ पे उसे कहा जाता है। सो हम लोग आई थिंक यहाँ तक आए थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो वहाँ पे 3 ही कैटेगरीज आ रही है एंड विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं एक्चुअल में ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आता है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक अल्फ़ा अमीनो एसिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसिडिक अल्फ़ा अमीनो एसिड। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, मतलब एसिडिक कैरेक्टर्स जो दिखाते हैं, जो बेसिक दिखाते हैं वो जो, और जो न्यूट्रल है, इन 3 कैटेगरीज में अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन होगा। इस पर क्वेश्चन आता है। रादर मैंने आज जो एक असाइनमेंट भेज दी है जिसमें 35 समथिंग क्वेश्चंस वहाँ पे है, कुछ नए क्वेश्चंस है वो जो क्वेश्चंस है उसमें भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा अल्फ़ा अमीनो एसिड का। उसकी प्रिंट आउट मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, बिकॉज जो मोबाइल से वो क्वेश्चन दिए थे वो मोबाइल भी अभी वीडियो लेक्चर के लिए लग रहा है अभी, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, इसके बाद वो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड. Amino acids are classified into 3 categories basically: acidic, neutral and basic. On which of the criteria this particular classification is done? देखो अल्फ़ा अमीनो एसिड में आपको कौन से ग्रुप्स बेसिक जो मेन ग्रुप्स है वो दिखाई देते हैं। एक COOH ग्रुप है और एक NH2 है।
उसमें से COOH जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ देने वाला ग्रुप है और NH2 जो है अमीनो वो बेस है, वो क्या है वहाँ पे बेस है। सो बहुत आसानी से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है, जहाँ पे COOH ज़्यादा है और NH2 वहाँ पे कम है। मतलब ऐसा अल्फ़ा अमीनो एसिड कि जहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो ज़्यादा है और NH2 क्या है वहाँ पे कम है, तो वो क्या होगा वहाँ पे आपका एसिडिक अमीनो एसिड होगा। देन यहाँ पे न्यूट्रल बाद में देखते, बेसिक में NH2 ग्रुप जो है वो ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है, और COOH जो ग्रुप है वो उससे कम है। तो NH2 ग्रुप कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जोड़ रहा है वहाँ पे अमीनो एसिड में, बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ पे जोड़ रहा है। तो NH2 अगर बढ़ेगा, NH2 ग्रुप अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर न्यूट्रल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 इक्वल टू COOH, मतलब जितने NH2 ग्रुप है उतने COOH ग्रुप अगर है वहाँ पे तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन COOH एंड NH2 ग्रुप का नंबर इस पे किया है कि एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक में क्या होगा वहाँ पे COOH ग्रुप ज़्यादा रहेंगे और NH2 ग्रुप कंपैरेटिवली कम रहेंगे। बेसिक में क्या होगा, NH2 ग्रुप ज़्यादा है और COOH ग्रुप क्या है, कम है। नेक्स्ट टू इट न्यूट्रल में क्या होगा, दोनों भी सेम है। अगर दो COOH ग्रुप है तो दो क्या है वहाँ पे अमीनो एसिड्स ग्रुप भी वहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज़ नथिंग बट योर न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब यहाँ पे अगर हम और थोड़ा अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो अमीनो एसिड्स में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर जब आप निकालते हो इस तरीके से, ये C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अगर हमने देखा तो CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 है, अल्फ़ा अमीनो एसिड यहाँ पे हमने देखा और ये जो है ये R ग्रुप से अटैच्ड है। अब ये R की पोजीशन पे कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके अटैच हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो पर्टिकुलर R है, ये R अगर वहाँ पे चेंज होता गया, ठीक है, तो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगे अलोंग विद द नेम ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर मैं ग्लाइसिन की बात कर रही हूँ तो R की जगह पे आपको H मिलेगा, अगर मैं एलानिन की बात कर रही हूँ तो R की जगह पे CH3 मिलेगा, अगर मैं वैलिन की बात कर रही हूँ तो R की जगह पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिलेगा, इन दिस वे, ठीक है। R जब आप चेंज कर रहे हो तो आप क्या चेंज कर रहे हो, अमीनो एसिड जो है उसमें से जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ पे उसका बहुत असर पड़ता है और अमीनो एसिड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी तुरंत वो वहाँ पे चेंज कर देता है। जैसे हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर ऑन हाइड्रोलिसिस, गिव्स लगभग 30 अमीनो एसिड्स वहाँ पे देते हैं, आउट ऑफ विच 20 आर वेरी कॉमन। 20 तो बहुत ही कॉमन है वहाँ पे। तो ये जो अमीनो एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ बच्चों अभी, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, जस्ट R की जगह पे कोई भी ग्रुप आके या एटम आके यहाँ पे अटैच होगा तो वहाँ पे अमीनो एसिड जो है, अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है वो चेंज होगा, ठीक है। सो इन दिस वे ये हमने अमीनो एसिड के बारे में देखा। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार जो पूछा जाता है और जिसमें थोड़े से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अमीनो एसिड्स, किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाएगा और किस पर्टिकुलर एसिड को, अमीनो एसिड को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, याद रखो थोड़ा सा। इसेंशियल मतलब क्या है, वहाँ पे अगर बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा, ठीक है, बॉडी में वहाँ पे वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा तो वो बाहर से तो देना पड़ेगा। इट मीन्स इसेंशियल है हमें वो बाहर से देना। अगर बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहा है तो वाई शुड वी टेकन इट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आप वहाँ पे वो ऐड नहीं करोगे। इसलिए देखो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की जो डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में आपको दी है कि अमीनो एसिड्स दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड, दे कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, तो उनको क्या करना पड़ता है, दे आर सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑब्वियसली थ्रू द डाइट। तो उस पर्टिकुलर एसिड को क्या कहा जाएगा, इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाएगा।
बट अगर कुछ ऐसे है कि अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ठीक है, बॉडी में ही वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, बाहर से सप्लाई उनका वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, so those amino acids are said to be non-essential amino acids. Those amino acids are said to be non-essential amino acids. बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि essentiality, non-essentiality बॉडी में है या नहीं उसके बेसिस पे, अगर बॉडी में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बॉडी में वो सिंथेसाइज हो रहा है, तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे कहा जाएगा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अगर बॉडी में वो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हो रहा तो बाहर से लेने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली थ्रू डाइट से लेने की ज़रूरत है, तो उस एसिड को कहा जाएगा इसेंशियल अमीनो एसिड। गॉट इट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डेफिनेशन में, ये याद रखो, रट्टा मत मारो, कंसेप्ट को अच्छे से याद रखो कि इसेंशियलिटी नॉन इसेंशियलिटी किस चीज़ पे बेस्ड है, बॉडी में वो बन रहा है या नहीं अमीनो एसिड उसके बेसिस पे। बॉडी में अगर बन रहा है तो हम बाहर से क्यों लेंगे, तो उसे कहा जाएगा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अगर बॉडी में वो नहीं बन रहा तो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, ऑब्वियसली थ्रू द डाइट, सो दोज अमीनो एसिड्स आर सेड टू बी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। दैट्स इट। नेक्स्ट है एवरी अमीनो एसिड हैज़ वन कायरल कार्बन इन इट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी अमीनो एसिड, आप कोई भी अमीनो एसिड जो है, जितने भी यहाँ पे आपको दिए हैं, हर एक अमीनो एसिड आप वहाँ पे देख लो, कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन मिल रहा है एक्सेप्ट वन अमीनो एसिड विच इज़ नोन एज ग्लाइसिन विच इज़ स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, ग्लाइसिन जो होता है ना, उसमें आर की जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ये कार्बन जो होता है आपका वो असिमेट्रिक किसी भी सेंस में नहीं रहा। असिमेट्रिक कार्बन में एक कार्बन ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ कंप्लीट कर रहा हो, तो उसे कहा जाता है कायरल कार्बन। बट इस केस में, ग्लाइसिन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। ग्लाइसिन के केस में आपको कायरल कार्बन नहीं मिलेगा, इसलिए स्पेसिफिकली एग्जाम्पल याद रखो कि जिसमें जिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड में क्या नहीं है, याद रखो जिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड में कायरल कार्बन नहीं है वो कौन सा वहाँ पे है, ग्लाइसिन, बिकॉज आर की जगह पे हाइड्रोजन वहाँ पे आ रहा है। बाकी के सब अमीनो एसिड्स ऐसे हैं यहाँ पे जितने भी हैं, उस अमीनो एसिड में आपको कायरल कार्बन मिल ही जाएगा। ठीक है, सो कायरल कार्बन की बात हो रही है तो बेटर टू नो डी एंड एल नेमिंग। डी एंड एल नेमिंग पता है। अब ये NH2 अगर राइट साइड में होगा कार्बन के यहाँ पे, तो इसे डी फॉर्म कहा जाता है। अगर NH2 लेफ्ट में होगा तो इसे एल फॉर्म कहा जाता है। दैट्स इट, इतना याद रखो। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली अमीनो एसिड का है। यहाँ पे अगर R है और यहाँ पे R है, बाकी के कार्बन बीच वाला कार्बन देखो असिमेट्रिक कार्बन है, तो D एंड L फॉर्म पता होना ज़रूरी होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अमीनो एसिड्स, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दे के रखा है कि फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट भी काफ़ी क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको एक सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि ये जो पार्ट यहाँ पे दिया है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से मॉलिक्यूलर शेप प्रोटीन्स क्लासीफाई होते हैं। फिर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे फॉर्म होता है वो दिया है, वो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, मैं जितने पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करूँगी उतने पॉइंट्स नोट डाउन कर लो और आपको समझ में आएगा झट से कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट प्रोटीन में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ प्रोटीन व्हेन इट इज़ हीटेड। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर पहले तो हम लोग जाएंगे पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड लिंक पे।
चलो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे जाने से पहले पेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस जो है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। उससे पॉलीपेप्टाइड कैसे फॉर्म होता है, एंड पॉलीपेप्टाइड इज़ नथिंग बट योर प्रोटीन होता है वो, क्योंकि अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अमाइड फॉर्म बिटवीन COOH एंड NH2 ग्रुप। अब अमाइड कब फॉर्म होता है, ये तो बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए। अमाइड जो होता है वो कब फॉर्म होता है, जब वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का भी प्रेजेंस हो और वहाँ पे NH2 ग्रुप जो है उसका भी प्रेजेंस हो, तभी क्या फॉर्म होता है, वहाँ पे अमाइड फॉर्म होता है। यहाँ पे होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर का एलिमिनेशन होगा। बेसिकली प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ रही है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये जो लिंक है CONH, ये जो लिंक यहाँ पे है, इसे ही पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। CONH, ये जो लिंक यहाँ पे दी गई है उसे ही क्या कहा जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ द लिंक इज़ फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में होगा कि ये लिंक कैसे फॉर्म होगी। अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पेप्टाइड लिंकेज, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे R1 लिखा है, यहाँ पे R2 लिखा है। इट मीन्स दैट मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो डिसिमिलर अमीनो एसिड का लिया है। सिमिलर अमीनो एसिड भी अगर आप लेते हो तभी भी नो प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या होगा, पेप्टाइड लिंक वहाँ पे फॉर्म होने के चांसेस रहेंगे, 100% रहेंगे। बट अगर डिसिमिलर भी लिया तो क्या होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि R1 और R2 यहाँ पे जैसे मैंने बदल दिए, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो अमीनो एसिड है और ये जो अमीनो एसिड है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब दो अलग अमीनो एसिड मैंने लिए हैं टू शो दैट हाउ पेप्टाइड लिंक इज़ फॉर्म। सो यहाँ पे हिंट दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। वाटर एलिमिनेट हो रहा है, -H2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे अगर वाटर का एलिमिनेशन यहाँ पे हो गया, इस तरीके से वाटर अगर एलिमिनेट हो गया, जो वाटर मैंने यहाँ पे लिखा है, वाटर का एलिमिनेशन होने के बाद जितना भी पार्ट बचा है उतना पार्ट आपको जस्ट अटैच करना है। जितना पार्ट बचा है उतना पार्ट आपको क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। वही किया है मैंने, वाटर के रिमूवल के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से अटैच किया। आपको क्या मिला यहाँ पे, CONH जो है, CONH आपको यहाँ पे मिला है, और CONH को ही क्या कहा जाएगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंक कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ये तो एक यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब आप बोलोगे कि पॉलीपेप्टाइड कैसे फॉर्म होगा मैडम, कुछ तो यहाँ पे होगा ये रीज़न। देखो ये दोनों एंड्स आप देखो, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे COOH है, ठीक है। मतलब दूसरा कोई अमीनो एसिड अगर वहाँ पे आ जाता है तो वहाँ से भी क्या होगा, वहाँ से भी, और ये पर्टिकुलर पेप्टाइड का जो पार्ट है इससे, और दूसरा अमीनो एसिड अगर आ गया उसमें से भी वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। और वो भी तीसरा पार्ट यहाँ पे आके अटैच होगा। मतलब कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे। अगर वही फिर से एक अलग अमीनो एसिड के साथ अटैच हो गए बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको वहाँ पे ऐसे करते 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 ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा, ऐसे करते 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 एक बड़ी सी चेन पेप्टाइड लिंकेज की मिल जाएंगी, एंड विच इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। मतलब उनके बोलने का मतलब ये है कि पॉलीपेप्टाइड से इट मीन्स दैट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दे आर अटैच टू ईच अदर थ्रू अमाइड लिंक, ठीक है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दे आर अटैच टू ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंक। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स आर बेसिकली व्हाट, प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आया होगा। इंसुलिन का एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है। इंसुलिन जो है उसमें भी 51 अमीनो एसिड्स का प्रेजेंस वहाँ पे होता है। तो
51 अमीनो एसिड्स का प्रेजेंस अगर जैसे भी होगा वहाँ पे, वैसे आप समझ सकते हो कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स वहाँ पे फॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा पढ़ने का पार्ट है, प्लीज़ ये पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं उस पर। दो है कि बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप उन्होंने देख के रखा है, फाइब्रस प्रोटीन एंड व्हाट एल्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये दो वहाँ पे दिए हैं। ग्लोब्यूलर है मतलब लाइक अ ग्लोब्यूलर, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे रहेगी। ठीक है, सो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली कि मॉलिक्यूलर शेप कैसा होगा, प्रोटीन्स आपके दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, प्लीज़ उतना पढ़ लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं बता रही हूँ। ये उतना डिटेलिंग मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट बाय जस्ट रीडिंग इट वो आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया तो समझ लेना आपका आधा काम वहाँ पे हो गया, बिकॉज टर्शरी और क्वाटरनरी में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में ही काफ़ी चेंजेस वहाँ पे दिखाई देते हैं। सो बेसिकली ये देखो, स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड एट डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी लेवल्स पे स्टडी किया जाता है। ईच सक्सीडिंग लेवल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन फर्स्ट, मतलब अगर प्राइमरी लेवल से आप सेकेंडरी तक जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी लेवल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्राइमरी लेवल इन दिस वे। ठीक है, सो आप नीचे देखो, अब हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, काफ़ी सिंपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट गिव्स सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको कौन दे रहा है वहाँ पे, प्राइमरी स्ट्रक्चर वहाँ पे दे रहा है। बिकॉज क्या है, अगर मैंने कहा आपको, सपोज मैंने एग्जांपल दिया इंसुलिन का, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स हैं, वो 51 अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड आता है, ये अगर आपको वहाँ पे समझना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट गिव्स अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। मतलब एक्चुअल में प्रोटीन जब फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर, अब हम देखते हैं कि इंसुलिन जब फॉर्म हो रहा है तो 51 अमीनो एसिड्स है, वो कैसे भी किसी भी तरीके से वहाँ पे लिंकअप नहीं होते। ठीक है, अमाइड फॉर्मेशन जहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा, वहाँ पे फटाफट से वो पर्टिकुलर एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। सो 51 अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अगर सपोज़ इंसुलिन की बात की तो वो कैसे यहाँ पे लिंकअप है और कैसे लिंकअप होते हैं, जस्ट उतना ही आपको मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। और प्राइमरी स्ट्रक्चर से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो पेप्टाइड लिंकेजेस है, पेप्टाइड लिंकेज से एक से दूसरा अमीनो एसिड, दूसरे से तीसरा, अप टू 51 ऐसे एक दूसरे से क्या हो गए हैं, वहाँ पे अटैच हो गए हैं। इतना आपको समझ में आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, वो पूरी तरीके से स्ट्रेट है, पूरी तरीके से स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें क्या है, सिर्फ अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंकअप होते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, एंड दैट इज़ नथिंग बट प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, लॉन्ग चेन विच इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी मैंने जस्ट बताया, लॉन्ग चेन विच इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो लॉन्ग चेन लूप के फॉर्म में भी बदल सकती है, वो वहाँ पे कॉइल भी हो सकती है, वहाँ पे स्ट्रेच भी हो सकती है, और वहाँ पे फोल्ड्स भी आ सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से या इनमें से जो भी होगा उनकी वजह से प्रोटीन को एक टिपिकल शेप मिलता है। मतलब शेप क्यों मिलेगा प्रोटीन को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो सीधे सीधे लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन अगर ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में आ गई, वो उसका एक लूप बन गया वहाँ पे, या वो स्ट्रेच हो गई वहाँ पे, तो प्रोटीन को क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर शेप मिलेगा। तो वो होता है एग्जैक्टली यहाँ पे। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एक्चुअली।
ये अल्फ़ा हेलिक्स वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है एंड बीटा प्लीटेड शीट्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो लेट अस मूव एंड देन देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो CO और यहाँ पे NH, मतलब जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एंड इसकी वजह से फोल्डिंग होगा पॉलीपेप्टाइड का। आप थोड़ा सा समझ लेना कि ये सब क्या है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। बट यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन है और यहाँ पे N टू H है। तो आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये पूरा जो है ये ऐसे फोल्ड होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो आप खुद ही देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड आपका जो था यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड है। तो पॉलीपेप्टाइड है तो यहाँ पे CO और यहाँ पे NH इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, वहाँ पे पूरी तरीके से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसा वो फोल्ड होगा और फोल्ड होने के साथ साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पक्का होता जाएगा और यहाँ पे फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड आपको मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे और एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स बीटा प्लेटेड शीट। अब ये तो फॉर्म हो गया आपका अल्फ़ा राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये अगर यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉलीपेप्टाइड लिंक ऐसी है तो ये ऐसे करके क्या होगा, अल्फ़ा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ। बट जैसे ही ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। सोचो आप ऐसे बोल रहे हो कि 3 ऐसे पॉलीपेप्टाइड 2 है और ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड लिंक ऐसे है यहाँ पे और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे एंड इट फॉर्म्स बीटा प्लीटेड शीट। वो क्या फॉर्म करेंगे, बीटा प्लीटेड शीट्स वहाँ पे फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आगे आप बोलोगे कि फिर इतना सारा होने के बाद टर्शरी में होगा क्या। टर्शरी में अगर आप देखो तो आपको इन्होंने यहाँ पे बताया है, देखो मैं आपको इसके साथ बताती हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड पेप्टाइड चेन है, ठीक है, और टर्शरी है अल्फ़ा हेलिक्स बेंड ट्विस्ट एंड फोल्ड लीडिंग टू फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी में आपको पता है यहाँ पे ये जो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और वही टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। और क्वाटरनरी में वहाँ पे क्या है, क्वाटरनरी में 2 और मोर अमीनो एसिड चेन फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ऐसे ही 2 और मोर अमीनो एसिड के जो चेन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वहाँ पे फॉर्म करेंगे। बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट होगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो कि मैंने अगर कहा आपको कि सपोज यहाँ पे 30 अमीनो एसिड्स है, बट 30 अमीनो एसिड क्लब हो गए एक दूसरे से, ठीक है, अगर वो क्लब हो गए विद द पेप्टाइड लिंक, ठीक है, तो वो पेप्टाइड लिंक के साथ एक दूसरे से अटैच हो गए तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि उनकी जो एक लॉन्ग चेन थी पूरी, ठीक है, वो लॉन्ग चेन क्या हो गई, वहाँ पे वो जो लॉन्ग चेन है वो लॉन्ग चेन वहाँ पे फोल्ड हो गई। क्यों फोल्ड हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो जो फोल्ड चेन है अल्फ़ा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो एक दूसरे से अब क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और बीटा प्लेटेड शीट्स आपको मिलते हैं। अब ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होके बीटा प्लेटेड शीट्स मिलते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उनका तैयार हो जाता है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। और वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे मतलब क्वाटरनरी में तो क्या होगा, क्वाटरनरी में
आपको पता है द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे इन विच दिस अमीनो एसिड चेन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अगर है वहाँ पे तो उसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से कैसे एसोसिएट कर रहे हैं वो हमें फाइनली मिलेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसके आगे एक छोटी सी फिनोमिनन है जिसे कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ना व्हाट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन जो होते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इवन मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर और ये एक तरीके की इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार आपका प्रोटीन अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो हो गया समझो, ठीक है, वो हम पीछे नहीं ला सकते। ठीक है, सो ये एक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन जो होता है हम कौन कौन से चीज़ों से कर सकते हैं? हीट देके है, अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज जो है, ठीक है, वो यूज़ करके, या सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल्स जो होते हैं उनका यूज़ करके भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन किया जाता है। और ये जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है एक्चुअल में इट डिस्ट्रॉयज द शेप एंड दस कैरेक्टरिस्टिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको कहा कि आपका जो एग होता है, ठीक है, एग कोएगुलेट होता है। एग वाइट जो होता है वो देखो पूरा ऐसे कोएगुलेट होगा। अगर आपने बॉइल्ड एग वहाँ पे लिया तो बॉइल्ड एग में क्या हो जाता है, वहाँ पे वो एग वाइट पूरा ऐसे कोएगुलेट हो जाता है। तो एक्चुअल में प्रोटीन का शेप वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो ही जाता है हीटिंग, या हीटिंग विथ अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, या सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल के साथ आप अगर उसको हीट कर रहे हो तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा। इवन हम ये बोल सकते हैं कि मिल्क है, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन जब होता है तब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी चेंज होगी। मिल्क की बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ डिफरेंट एंड कर्ड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट। बोथ आर सेड टू बी मिल्क प्रोडक्ट्स बट दोनों की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। सो माइंड इट प्रॉपरली। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है कि प्रोटीन बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, और अगर प्रोटीन बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो रहा है तो ये एक रिएक्शन है कि वो इरिवर्सिबल चेंज वहाँ पे दिखा रही है। प्रोसेस इज़ नथिंग बट डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो होता है उससे प्रोटीन का शेप चेंज होता है एंड हेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी चेंज होती है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो होगा वो हम किस तरीके से या कौन से बेसिस से हम कर सकते हैं, कौन से वेज़ है हमारे पास कि हम प्रोटीन को डीनेचर्ड कर सकते हैं। तो हम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज है, या आप एसिड्स बोल रहे, अल्कोहल बोल रहे हो, ठीक है, सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल है, उसके साथ मिल के मतलब उसके साथ प्रोटीन का कंटेंट रख के हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं। बट माइंड इट्स destroys shape and biological एक्टिविटी एज वेल। कैरेक्टरिस्टिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हें कि बॉइलिंग ऑफ एग कोएगुलेट्स वाइट, एग वाइट, ठीक है, उसके बाद कर्ड जो है मिल्क से कर्ड